Hello friends, welcome back to our channel Target MPPSC No Makkari. I hope you all are well and preparing well for your exams. आप सभी को पता है टारगेट MPPSC नो मक्कारी चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया है हमने। मेंस के लिए हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं और संडे को हम करंट अफेयर्स क्विज सेशन भी रखते हैं, जिसको हमने जनवरी मंथ से स्टार्ट किया है। अभी उसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हुआ था, जिसमें 1 जनवरी टू 15 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने उसमें रखे थे। आगे आने वाले सेशन में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन रखेंगे। जनवरी से लेने का कारण ये था कि हमारा पूरा ईयर का करंट अफेयर्स हम इस पूरे ईयर का कंप्लीट कर पाएँ। मेंस आंसर राइटिंग के सीरीज़ में 2014 के MPPS प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें पेपर 4 का पार्ट बी है। ये हमारे चैनल का पार्ट 24 है। 23 वीडियोस उसके पहले भी हम मेंस राइटिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के थ्रू जाके आप रिवाइज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर सीधे। पहला क्वेश्चन है, देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उत्पत्ति का पता नहीं होता है कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है, किस क्षेत्र से उनकी उत्पत्ति हुई है, किंतु वो होते क्षेत्रीय ही हैं। देश के अंदर से ही उत्पत्ति होती है उनकी, पर्टिकुलर क्षेत्र का पता नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के शब्द तथा मनगढ़ंत शब्द भी देशज शब्द होते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने लगे हों। उसके बाद मनगढ़ंत शब्द ऐसे जब नॉर्मली कोई शब्द बोलते बोलते आम बोलचाल की भाषा में आ जाता है तो उसे मनगढ़ंत शब्द बोल दिया। तो ऐसे शब्दों को भी देशज शब्द कहते हैं। संस्कृत से अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द भी देशज शब्द ही कहलाएंगे। जो संस्कृत के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द हैं वो सभी देशज शब्द ही कहलाएंगे। देशज शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, क्षेत्रीय शब्द और आदिवासी देशज शब्द। क्षेत्रीय शब्द में होता है जैसे भोंपू हो गया, तेंदुआ हो गया, फटफटिया हो गया, ये सब अपन नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं अगर, तो ये क्षेत्रीय शब्द हैं। और आदिवासी देशज शब्द में होते हैं कपास, कोड़ी, काच, कुटी, ताला, ये सब होते हैं अपने आदिवासी देशज शब्द। सामान्य रूप से ऐसे शब्द हैं जिनका स्थानीय या देश में अज्ञात तौर पर विकास हुआ हो, पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं, और जिनका उपयोग हम आम बोलचाल की भाषा में भी कर रहे हैं। तो देशज शब्द में 3 मार्कर में वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के शब्द तथा मनगढ़ंत शब्द भी देशज शब्द होते हैं। उदाहरण में लोटा, थाली, पगड़ी और गमछा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र में अंतर बताइए। तो शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र दोनों पत्र होते सरकारी बात के लिए ही हैं, सरकारी कार्यों के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। शासकीय पत्र का उद्गम पद से माना जाता है, किसी पद से माना जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र का अधिकारी या फिर व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति या अधिकारी के उससे माना जाता है, तो वो अर्धशासकीय पत्र हैं। शासकीय पत्र का प्रेषण औपचारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु किया जाता है, जो भी औपचारिक दायित्व होते हैं उनकी पूर्ति के लिए किया जाता है। और अर्धशासकीय पत्र गोपनीय वार्ता और ध्यानाकर्षण, विचार विमर्श हेतु संचालित होते हैं, तो वो अर्धशासकीय पत्र होते हैं। अगला, शासकीय पत्र के संबोधन में महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब आप शासकीय पत्र का संबोधन लिखते हैं तो उसमें महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अर्धशासकीय पत्र के संबोधन में प्रिय, श्री, महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रिय नाम से उनका, प्रिय लिख के उनका नाम, ऐसे उनका प्रारंभ किया जाता है, संबोधन किया जाता है। और समापन में अधिकारी का नाम और पता लिखा जाता है, जबकि शासकीय पत्र में समापन में नहीं लिखा जाता है। एक ये अंतर हो गया। और शासकीय पत्र कार्यालय में नियत प्राधिकारी द्वारा खोला जाता है, और जबकि अर्धशासकीय पत्र गोपनीय होने के कारण सदैव प्रेषित द्वारा ही खोला जाता है। शासकीय पत्र कार्यालय में नियत प्राधिकारी मतलब वहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे जो एक तरफ से आने वाले सभी पत्रों को खोलकर आगे संचालित करते होंगे, लोगों को तक पहुँचाते होंगे। और जबकि अर्धशासकीय पत्र सिर्फ उसी के द्वारा खोला जाएगा जिसके नाम पर वह
लिखा गया है क्योंकि वह गोपनीय है। तो शासकीय व अर्धशासकीय पत्र में अंतर में, पहला, शासकीय पत्र का उद्गम पद जबकि अर्धशासकीय पत्र का अधिकारी से होता है। शासकीय पत्र औपचारिक दायित्व जबकि अर्धशासकीय पत्र गोपनीय वार्ता या विचार विमर्श हेतु होते हैं। शासकीय पत्र में महोदय जबकि अर्धशासकीय में प्रिय शब्द संबोधन का प्रयोग करते हैं, और दोनों होते सरकारी कार्यों के लिए ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी में लिखी जाने वाली 3 भारतीय भाषाओं के नाम बताइए। देवनागरी लिपि है, अपनी भारतीय लिपि है, हिंदी की लिपि है, जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं भी लिखी गई हैं। लिपि क्या होता है? जैसे कोई ध्वनि है जो हम बोल रहे हैं, वह एक ध्वनि है, उस ध्वनि को अक्षरों में लिखना या उसकी आकृति बनाना लिपि कहलाता है। जो देवनागरी लिपि है, इसके अक्षरों के शीर्ष पर एक लंबी क्षैतिज रेखा होती है, जो हम शब्द लिखकर उस पर ऊपर एक क्षैतिज रेखा, लंबी रेखा खींचते हैं, वो इसका एक प्रतीक है। और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ये ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। और लिपि का अर्थ मैंने आपको बताया कि जैसे ध्वनि है, ध्वनि को चिन्हित करने के लिए जिस प्रकार अपन शब्दों या आकृति का प्रयोग करते हैं, वो लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि से कई भाषाएं संबद्ध हैं, जैसे संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है, सिंधी है, कश्मीरी, ये सभी भाषाएं देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। और उसके अलावा इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। नागरी अथवा देवनागरी दोनों का उल्लेख सबसे पहले 8वीं सदी के राजा जयभट्ट के लेख में हुआ था, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसमें कई विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस लिपि में कुल 52 अक्षर होते हैं, 14 स्वर होते हैं और 38 व्यंजन होते हैं। देवनागरी लिपि में 52 अक्षर होते हैं, 14 स्वर, 38 व्यंजन। कुछ लोग इसके नामकरण का बताते हैं कि नगरों में ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसे नागरी लिपि कहा जाने लगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई थी, इसलिए इसे देवनागरी बोलते हैं। इसमें मतभेद है। तो देवनागरी में लिखी जाने वाली 3 भारतीय भाषाओं के नाम बताइए। अपन 3 मार्कर में आंसर राइट करेंगे। देवनागरी एक भारतीय लिपि है। देवनागरी में लिखी जाने वाली 3 भारतीय भाषाएं संस्कृत, पाली, हिंदी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? परहित सरस धर्म नहीं भाई होना चाहिए यहाँ पर। एक तो पहले ये पूर्ण पंक्ति इस प्रकार है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं की चिंता ना करके परोपकार के लिए कार्य करता है। परोपकार क्या हो रहा है यहाँ पे? परोपकार से अर्थ है दूसरों के लिए भलाई करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये परोपकार है। तो जो व्यक्ति स्वयं की चिंता ना करके परोपकार यानी दूसरों के लिए सोचता है या कार्य करता है, वही सच्चे अर्थ में मनुष्य है। असल में वही मनुष्य है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ अपने गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। उनके द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस से ली गई हैं। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग एटा उत्तर प्रदेश बताते हैं, कोई राजपुर जिला बांदा चित्रकूट मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामलला नेचू, बरबे रामायण, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो ये तुलसीदास जी का अकबर के समय में 1575 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, जिसकी भाषा अवधी है। और इनकी प्रमुख रचनाएं मैंने बताई, रामलला नेचू है, बरबे रामायण है, कवितावली है, विनय पत्रिका है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे और तुलसीदास जी को ही शैव और वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। इनके गुरु श्री नरहरिदास थे और इनको गोस्वामी व अभिनव वाल्मीकि का खिताब भी दिया गया है। इनको गोस्वामी का ये खिताब दिया गया है। गोस्वामी नाम में नहीं, किताब में आता है ये पदवी। तो ये था अपना प्रश्न कि परहित सरस धर्म नहीं भाई किसकी पंक्तियाँ हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। कहाँ से ली गई हैं? उनके द्वारा ही लिखी गई श्री रामचरितमानस से। इनका जन्म राजापुर जिला बांदा चित्रकूट मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रारंभिक 3 लेखकों के नाम बताइए। पहले तो हिंदी को शुरू से और आधुनिक तक आज की भाषा में हम माने तो साहित्य लिखने वाले हजारों
मतलब कम से कम हज़ारों लोग होंगे जिनके नाम बताए जा सकते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। लेकिन वैसे तो सबसे पहले ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी को पहला इतिहास मानते हैं अपन। फिर भी इसके अलावा तासी और सरोज को हिंदी साहित्य का प्रथम और द्वितीय इतिहास लेखक मानने के लिए भी लोग कम नहीं हैं। वो तासी और सरोज को ही बहुतायत में पहला और दूसरा इतिहास लेखन का लेखक माना जाता है। ताशी का पूरा नाम गारसादा तासी और सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सरोज नाम से उन्होंने लिखी थी। और तीसरे अपने जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास लिखकर नए युग का अपने समारंभ किया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम व्यवस्थित हिंदी साहित्य लिखने का उनको दिया जाता है। गारसादा तासी ने स्थावर द ला लिटेराव्यूर एंडुई हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में इनने लिखा था अपना हिंदी साहित्य। शिव सिंह सेंगर ने किसमें? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से लिखा था। और रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 3 लेखकों के नाम लिख देंगे और प्रथम व्यवस्थित हिंदी साहित्य लेखन का किसको दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है, ये लिख देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारतवंशी बहुल विदेशों के 3 हिंदी लेखकों के नाम बताइए। भारतवंशी यानी कि जो भारत के हैं, विदेशों के 3 हिंदी लेखक अर्थात जो विदेश में हिंदी लेखन का कार्य कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित पुस्तक कविता ये सब लिख रहे हैं। तो पहले तो हैं अपने तेजेंद्र शर्मा। इनका जन्म हुआ था पंजाब में, अभी ब्रिटेन में जाके बस गए थे। ये भारतीय मूल के हिंदी कवि हैं और इनकी कुछ पुस्तकें हैं। कवि, लेखक और नाटककार हैं। कविता भी लिखते हैं, लेखन का कार्य, नाटक का कार्य, ये सब इनका है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं। देह की कीमत, काला सागर, इनकी ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। दूसरी जकिया जुबैरी, ये इलाहाबाद की हैं, ब्रिटेन में बसी भारतीय मूल की हिंदी लेखक हैं। लंदन में 20 अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों और यूके में हुए 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन में इनने संयोजक का दायित्व भी निभा चुकी हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ब्रिटेन की उर्दू कलम और समुद्र पार हिंदी गज़ल, ये इनकी गज़ल से संबंधित एक रचना है। तीसरी लावण्या शाह, ये हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय नरेंद्र शर्मा जी की बेटी हैं। बम्बई से थी मूलतः। ये वर्तमान में अमेरिका में रहकर अपने पिताजी से प्राप्त काव्य परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। इनकी कुछ एक प्रमुख पुस्तक है फिर गा उठा प्रवासी, वो प्रकाशित हो चुकी है और इन्होंने अपने पिता की प्रसिद्ध कृति प्रवासी के गीत को श्रद्धांजलि देते हुए ये लिखी थी, फिर गा उठा प्रवासी। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। होमवर्क के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि और दूसरा है तत्सम शब्द। इस पर आपको 3 मार्कर में आंसर राइट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।